अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम नज़र करेंगे तारीख़ के एक ऐसे अलमनाक हिस्से पर कि मुसलमानों का खून इस तरह बहा कि दरिया खून से बहने लगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बगदाद पर मंगोलों के हमले के बारे में। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 762 साल कबल कई रोज़ से बंद शाही फसील का दरवाज़ा अंदर से क्या खुला कि मुसलमानों पर कुछ और दरवाज़े भी खुले और बंद भी हुए, जिनमें से एक क्लोपत्रा की इस संदूक की मानद था जिसमें बलाएँ कैद थीं और बंद होने वालों में सर फहरिस्त उलूम व फ़नून का था। संदल से बना ये शाही महल का वही दे हैकल दरवाज़ा था जिसे जब आग लगाई गई तो इसकी महक ने लाशों से उठते ताफुन को वक्ती तौर पर खुशबू में बदल दिया था। ज़िक्र हो रहा है हारून रशीद और शहरज़ार के अलिफ लैलवी शहर बगदाद का। साल है 1258। अब्बासी खिलाफत कायम है और इसके आखिरी खलीफा मुस्तासिम का दौर है। यह हर लिहाज से एक शानदार शहर है। इंजीनियरिंग से लेकर इल्म फ़ज़ल, साइंस, ज़राअत और खुशहाली तक सब कुछ मौजूद है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हज़ारों मील दूर इसे ताराज करने की मनसूबा बंदी हो रही है। इस दौर का बगदाद, इसकी बुनियाद मुस्तासिम बिल्ला के बुज़ुर्ग अबू जाफ़र बिन अल मंसूर ने साल 762 में रखी थी, जो चंद ही अशरों में दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार किया जाने लगा। दुनिया भर से फ़लसफ़ी, उलमा, साइंसदान और उदाबाश यहाँ पहुँचने लगे। इल्म कीमिया के बानी जाबर बिन हयान, बाबाए अल-जबरा अल-ख्वारिज़मी, मशहूर फ़लसफ़ी अल-राज़ी अल-कुंदी, मशहूर मुफ़क्किर अल-ग़ज़ाली समेत कई ऐसे इल्मी शख्सियात यहाँ रहाइश पज़ीर रहीं। इस दौर के एक शायर ने इसका नक्शा इन अल्फाज में खींचा था। दजला का किनारा हसीनों से पुर था और शहर का चौक मारूखों से दमकता था। हर तरफ शादाबी थी, ताहम दूसरी तरफ कुछ मनफी चीज़ें भी थीं। दौलत की फरावानी ने तने आसानी को जन्म दिया था। फ़िरका वारियत उरूज पर थी। मुस्तासिम का पूरा नाम अबू अहमद अल-मुस्तासिम बिल्ला अब्दुल्ला बिन मंसूर अल-मुस्तनसर था। वो 37वें और आखिरी अब्बासी खलीफा थे। सन 1213 में पैदा हुए और 1244 में खलीफा बने। इब्ने अलकमी इनका वज़ीर ख़ास था, ताहम खलीफा के बेटे के साथ रंजिश की वजह से वो अंदर से इस खिलाफत के ख़िलाफ़ था। जब उसे चीन और रूस के वस्ती इलाके मंगोलिया से उठने वाले इस नौजवान के बारे में मालूम हुआ, जो आए रोज़ मुल्कों पर मुल्क फ़तह किए जा रहा था, तो उसे पैगाम भिजवाया कि अगर वो बगदाद पर हमला करे तो मदद की जाएगी और कब्ज़ा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हलाकू ख़ान कौन था, जिसका ज़िक्र मैं पहली वीडियो में कर चुका हूँ, जिसका लिंक ऊपर भी दिया गया है। हलाकू ख़ान मंगोल हुक्मरान चंगेज़ ख़ान का पोता था। वो भी अपने दादा और बाप की तरह सारी ज़िंदगी कत्लो गारत में जिताता रहा। 1256 में इसको इस वक्त ईरान का हुक्मरान बनाया गया था, जब वहाँ एक बागी गिरोह सर उठा चुका था। ताम हलाकू ख़ान ने इसको कुचल दिया और इसके बाद भी कई ममालिक पर हमला आवर होता रहा। जब इसे इब्ने अलकमी का पैगाम मिला तो उसे बगदाद में दिलचस्पी पैदा हुई और 2 लाख की फ़ौज के साथ निकल पड़ा और मंजनीकों और बारूदी मवाद से लेस थी। इब्ने अलकमी को इल्म हुआ तो इसने खलीफा से कहा कि हमें इतनी बड़ी फ़ौज ऐसे ही बेकार बैठी तनख्वाहें ले रही है, इनको दूसरे इलाकों के सरदारों के पास भेजकर किसी पैदावारी काम पर लगाएं, जिस पर ज़्यादातर फ़ौज दूसरे इलाकों में भेज दी गई। बगदाद का मुहासरा हलाकू ख़ान लश्कर समेत 29 जनवरी 1258 को बगदाद पहुंचा। दरियाए दजला के किनारे पड़ाव डाला और खलीफा को ख़त लिखा, लोहे के सुए को घोंसा मत मारो, सूरज को बुझी हुई शमा समझने की गलती मत करो, दरवाज़े खोलो, खंदकें भर दो, हुकूमत छोड़कर हमारे पास आ जाओ। अगर हमने हमला किया तो पाताल में पनाह ना मिलेगी और ना आसमानों में। क्योंकि उस वक्त तक खलीफा को उम्मीद थी कि मराकश और दूसरे ममालिक इसकी मदद करने आएंगे, इसलिए हलाकू को जवाबी ख़त लिखा, चंद रोज़ की खुशकिस्मती से तुमने ख़ुद को कायनात का मालिक समझना शुरू कर दिया है। मशरिक़ से मगरिब तक
اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے بخیریت لوٹ جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہی نشانہ بناتے رہے، جس پر خلیفہ نے فوج مقابلے کے لیے بھیجی، جو تاتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی، اور چند دن کے اندر زیادہ تر فوجی مارے گئے۔ شاہی محل کی اونچی دیواروں اور دیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم فکر مند تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں، جیسا کہ اس نے خط میں لکھا تھا، تو شاید بات بن جائے، کیونکہ اسے مال و دولت سے غرض ہے جو خلیفہ کے پاس بے تحاشا ہے۔ وہ لے کر چلا جائے گا۔ خلیفہ نے اس تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ جب 10 فروری 1258 میں شاہی دروازہ کھلا، خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھے تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انہیں کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈال ہو گئے تو نکال کر ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ اور ہلاکو کے درمیان ایک ایسا تاریخی مکالمہ ہوا کہ جو سننے کے لائق ہے۔ جب کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ نے پیش کیے جانے والے خوان کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ۔ خلیفہ بولے، میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو بولا، تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کیں؟ اگر تم اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے، تو شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ منگولوں کی روایات کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس طرح اسے مارو کہ خون زمین پر نہ گرے۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں اور گھونسوں کا نشانہ بنایا اور پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے جب تک موت واقع نہ ہو گئی۔ ہلاکو کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلایا گیا۔ گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میرے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔